गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम लोगों ने अभी इसके पहले लेक्चर में कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और उनके जो आपके तत्व यौगिक हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक उठाते हैं, उसको बोला जाएगा अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, जो अगला टॉपिक होगा बेटा वो है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये चीज़। ठीक है बेटा, तो आइए सबसे पहले जनरली हम लोगों ने क्या पता किया, हम लोग जानते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, क्या होता है अम्ल। अगर एक सिंपल सी बात आती है कि अम्ल, अगर हम लोग एग्जाम्पल देख के कहें तो अम्ल क्या होते हैं। अम्ल ऐसे होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं या ऐसे यौगिक जिनमें H+ आयन, जो जनरली बोला जाता है कि जिनमें H+ आयन होता है उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे कहने का मतलब जैसे आपका HCl होता है, HCl। ठीक है, HCl इसको क्या बोलते हैं, ये आपका बेटा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका एक अम्ल होता है। इसी तरीके से जैसे H2SO4 बोला जाता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जिन यौगिकों में H+ आयन पाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और इसी तरीके से क्षार यानी बेस क्या होते हैं कि वे यौगिक जिनमें OH- आयन पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, क्या बोला जाता है बेटा इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी तरह जैसे अगला देखिए KOH, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जनरली ये कहा गया है कि यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें H+ आयन पाया जाता है और क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनमें OH- आयन पाया जाता है। तो कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी अपनी अवधारणाओं के अनुसार या अपनी अपनी थीसिस के अनुसार अलग अलग डेफिनेशन दी। तो इसमें आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो एसिड, अम्ल और क्षार की जो परिभाषा दी वो दी आर्हीनियस ने। किसने दिया बेटा, आर्हीनियस के अनुसार। तो आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन+ आयन देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अम्ल वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल। जैसे कहने का मतलब, अब आइए एग्जांपल देखिए। ये एग्जांपल आपके HCl, अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये कहने का मतलब है किसमें ब्रेक होगा बेटा, H+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। ठीक, इसी तरीके से क्लियर हुआ। यानी कहने का मतलब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और उस क्षार के लिए इन्होंने क्या बताया था, क्षार के लिए देख लीजिए। क्षार के लिए इन्होंने ये बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हम ले लेते हैं NaOH। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन इसको करते हैं तो यानी ये आपका Na+ एक्वस और ये आपका क्या हो जाएगा, OH- एक्वस। ठीक, तो ये आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा थी कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। लेकिन ये कहने का मतलब था कि यानी उन्होंने केवल उन पदार्थों के बारे में बताया था जो केवल और केवल क्या थे, जलीय विलयन में
डिजॉल्व थे, यानी जलीय विलयन में पूरी तरीके से घुल जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ थे जो जलीय विलयन में नहीं घुलते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अम्ल या क्षार कहलाते थे। तो अब उसके बाद तो इनकी इस थीसिस को थोड़ा सा ये केवल उन सॉल्यूशन के लिए बताए गए कि जिन्हें जो क्या थे जलीय विलयन में डिजॉल्व थे। तो यानी कुछ ऐसे भी पदार्थ थे जो जलीय विलयन में डिजॉल्व ना होकर अम्ल और क्षार बनाते थे। इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो आगे ये आर्हेनियस के अनुसार थी, उसके बाद जो आगे साइंटिस्ट है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने अपने हाइपोथेसिस से ये बताया कि अम्ल और क्षार दोनों अलग होते हैं। यानी ये प्रोटॉन, इन्होंने मेन फोकस किया प्रोटॉन विनिमय पर, ठीक है। तो इन्होंने प्रोटॉन विनिमय के आधार पर क्या बताया अम्ल और क्षार के बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या बताया इन्होंने। देखिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन जो क्या करेंगे प्रोटॉन को दे सकते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं ठीक है। कहने का मतलब है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करें या एक दूसरे पदार्थ को अपने प्रोटॉन देते हैं। जैसे कहने का मतलब आप देखिए एग्जांपल में, जैसे HCl, इसको हम रिएक्ट कराते हैं H2O से, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये H, ये अपना H इसको दे देता है, तो ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन H3O+, और ये आपका हो गया बेटा Cl-। क्लियर हुआ। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड का जो H+ आयन है वो किसके साथ चला गया, H2O के साथ। जब H2O के साथ चला गया तो ये H2O के साथ मिलकर क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन, और ये आपका Cl-। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि वही चीज़, इसने अपना प्रोटॉन किसको दिया, वाटर को, ठीक है। तो ये आपका HCl क्या कहलाएगा, HCl एक अम्ल, ठीक। इसी तरीके से क्षार क्या है, क्षार देख लीजिए। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है ऐसे पदार्थ जो क्या करेंगे, प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे, ठीक है। आइए देख लीजिए इसमें भी एग्जाम्पल, जैसे NH3+H2O, ठीक। तो अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, अब ये देखिए यहाँ पर ये इसका एक H इसके पास चला जाएगा, ये बन जाएगा NH4+, और ये आपका हो जाएगा OH-। क्लियर हो, देख रहे हैं ये अमोनिया H2O के साथ रिएक्ट करके ये H2O का एक H इसके पास गया, यानी ये इसने ग्रहण किया, तो यानी यहाँ पर जो NH3 है वो क्या है, एज अ क्षार है, क्या है, एज अ क्षार है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या आपको लग रहा है इस NH3 में क्षार है, नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो उन्होंने यही चीज़ बताया कि जो पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार। तो कहने का मतलब ये है कि हम अम्ल को क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन दाता। इसका मतलब ये है कि हम अम्ल को, इधर देख लेते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि हम अम्ल को प्रोटॉन दाता कह सकते हैं और क्षार को प्रोटॉन ग्राही, ठीक है। प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही कह सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, अगर इंग्लिश में है प्रोटॉन डोनेटर, और इसको कहेंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्लियर हुआ बेटा, तो कहने का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, उनको प्रोटॉन दाता कहेंगे, और क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, उन्हें हम प्रोटॉन ग्राही कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, अम्ल और क्षार क्या होते हैं, ठीक है। मैंने दो लोग की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आपको बता दिया, पहली थी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, दूसरी थी ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग। अब आइए आगे चलते हैं। चलिए अब इसके बाद बेटा आगे चलते हैं
अम्ल तथा क्षारकों की प्रबलता। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अम्ल और क्षारकों की प्रबलता। अम्ल और क्षारकों की प्रबलता का मतलब क्या होता है? प्रबलता का मतलब होता है एक्टिवनेस। ठीक है, ये एक्टिविटी जिसको बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिन अम्लों तथा क्षारकों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जिन अम्लों तथा क्षारकों के आयनन की मात्रा क्या हो? अधिक हो। जिन अम्लों तथा क्षारकों के आयनन की मात्रा अधिक होती है वह अम्ल और क्षारकों की प्रबलता कहलाती है। ठीक है, वो यानी तो वो अम्ल और क्षारकों की प्रबलता। अब जैसे अगर अम्ल की प्रबलता अधिक है तो उसको अम्ल प्रबलता कहेंगे, और क्षार की अगर अधिक है तो उसको क्या कहेंगे? क्षार प्रबलता। ठीक है, तो अब बात आती है कि अब देख लेते हैं कि प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कौन से होते हैं। तो अगर प्रबल अम्ल की बात करें तो जैसे आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया। अगर प्रबल क्षार की बात करें तो इसी में आपका NaOH आ जाएगा, KOH आ जाएगा और भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके अम्ल और जिन अम्लों तथा क्षारकों की आयरन की मात्रा अधिक होती है उन्हें हम प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल जैसे अभी प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? HCl और H2SO4 होता है। प्रबल क्षार कौन कौन से होते हैं? NaOH और KOH होता है। ठीक है, अब आइए इसके आगे चलते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण। क्या पढ़ेंगे बेटा? हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच वैल्यू। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच वैल्यू। ठीक, तो आइए देखिए क्या है। जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम प्रायः किससे डिनोट करते हैं? जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है इसको ग्राम लीटर पर मोल, ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो आयन सांद्रण होता है ये इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 से 1 × 10⁻14 तक। कितनी होती है बेटा? 1 से 1 × 10⁻14 तक होती है। बट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नई पद्धति बताया और उस पद्धति का नाम दिया क्या? पीएच। उस पद्धति का नाम क्या दिया? पीएच। अब पीएच क्या होता है? अब आइए इसको देख लेते हैं। पीएच क्या होता है कि इसको अगर हम देखें, इसको पीएच स्केल भी बोलते हैं। पीएच स्केल कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, आइए देखते हैं। पीएच स्केल को अगर हम डिफाइन करें तो देखिए एक मिनट। हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर, हाइड्रोजन आयन मोल प्रति लीटर में, है ना, हाइड्रोजन आयन मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या हो गया कि पीएच बराबर हो जाएगा बेटा -log H+। ठीक है, ये हो रहा है। पीएच बराबर क्या? हाइड्रोजन आयन मोल पर लीटर के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ठीक, तो यानी पीएच बराबर क्या होता है? -log H+। ठीक है, इसी तरह का इसलिए हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो दूसरी डेफिनेशन में बेटा ऐसे हो सकती है। हाइड्रोजन आयन मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम लघुगणक को पीएच मान
कहते हैं। ठीक है बेटा, कहने का मतलब समझ में आया कि हाइड्रोजन आयन मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम लघुगणक को क्या कहेंगे, हम पीएच कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इसी तरीके से फॉर्मूला है पीएच बराबर log 1/H+। ठीक है, ये हो गया। देखिए इसके दो फॉर्मूले बन गए, कौन कौन सा, पीएच बराबर -log H+ और पीएच बराबर log 1/H+। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है, अगर आप देखें वो अपने वो क्वेश्चन उसके आते हैं, इसी के आगे हम कर देते हैं। ये हो जाएगा H+ बराबर, ठीक है बेटा, H+ बराबर 10⁻⁻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 ⁻
कि पीएच वैल्यू क्या है कि हाइड्रोजन आयन मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लगभग को हम क्या कहते हैं, पीएच मान। पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस। उसी तरह इसकी जो दूसरी परिभाषा है, यानी और करके हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, अथवा और करके हाइड्रोजन आयन मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम लगभग को पीएच मान कहते हैं। पीएच बराबर लॉग 1/H प्लस। और अगला जो एक फॉर्मूला होता है एच प्लस, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻⁻ पीएच। ठीक है, तो ये बेटा होता है आपका पीएच वैल्यू। कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये है कि पीएच वैल्यू होती क्या है ये आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब पीएच वैल्यू से क्या करते हैं कि जैसे हम आपको बता दें कि जो आपके जैसे कोई भी आपका जो सॉल्यूशन होता है, जैसे आपने न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल उदासीन जिसको बोलते हैं या शुद्ध जल बोलते हैं, तो शुद्ध जल का जो आपका आयनिक गुणनफल होता है वो कितना होता है? शुद्ध जल का आयनिक गुणनफल, आइए देखते हैं आगे। शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन का आयनिक गुणनफल, विलयन का आयनिक गुणनफल क्या होता है बेटा? ये होता है 1 × 10⁻⁻14। कितना होता है? 1 × 10⁻⁻14। अगर हम देखें तो यानी कहने का मतलब है जो आपका शुद्ध जल होता है उसमें H प्लस इंटू OH-, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं 1 × 10⁻⁻14। यही आपका जल का आयनिक गुणनफल भी कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो यानी ये आपका शुद्ध जल का जो आपका होता है, शुद्ध जल का आयनिक विलयन का जो आयनिक गुणनफल होता है वो होता है कितना? 1 × 10⁻⁻14। तो H प्लस इंटू OH- बराबर 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम करते हैं। अगर हम शुद्ध जल की यानी अगर कहने का मतलब जब आपका जो शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल में H प्लस और OH- जो आयन होते हैं दोनों क्या होते हैं? बराबर मात्रा में होते हैं। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा H प्लस बराबर OH- बराबर 1 × 10⁻⁷। ठीक है, तो यानी शुद्ध जल का अगर हम बात करें पीएच वैल्यू, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा बेटा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, तो ये होता है शुद्ध जल का पीएच मान। तो इसको अब कैसे फाइंड आउट किया आप समझ आया कि शुद्ध जल का जो आयनिक गुणनफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 × 10⁻⁻14। तो ये H प्लस इंटू OH- बराबर 1 × 10⁻⁻14। तो H प्लस बराबर OH- यानी दोनों के आयन क्या होते हैं शुद्ध जल में? H प्लस और OH- दोनों के आयन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं तो H प्लस बराबर OH- बराबर 1 × 10⁻⁷। तो यानी शुद्ध जल का अगर पीएच मान बात करें तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो देखिए बेटा ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक, तो अब इसको आप चाहे बाद में देख लीजिएगा। तो अब आइए हम आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन थोड़ा सा एक दो देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे कहा गया कि किसी कोई आपको विलयन, जैसे किसी विलयन का पीएच मान 3 दिया है, मान लेते किसी विलयन का पीएच मान 3 है। ठीक है, और इसका आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो बताइए, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? अब आपको ये निकालना है तो याद होगा आपने फॉर्मूला पढ़ा था H प्लस बराबर 10⁻⁻pH। पढ़ा था बेटा? हाँ, तो अब H प्लस को हमें निकालना है और pH की वैल्यू दी हुई है, तो सीधे क्या हो जाएगा? H प्लस बराबर 10⁻⁻3। कोई दिक्कत? और ये क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे अगर आपको पीएच वैल्यू दी हुई है तो आपने निकाल लिया। अगर बाई चांस किसी, ये एक क्वेश्चन है, अगर मान लेते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है जैसे आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण दे दिया गया हो। ठीक है, किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण दे दिया, मान लेते हैं कि आपको H प्लस की वैल्यू दे दी गई है 10⁻⁹। कितनी दे दी गई है? 10⁻⁹। तो अब आपको क्या करना है? उसका पीएच मान बताना है। तो पीएच मान आप कैसे बताएंगे? चलिए आइए देख लीजिए।
तो जैसे अब H प्लस आए बराबर तो आपको pH वैल्यू निकालनी है, pH वैल्यू निकालनी है, तो pH वैल्यू कैसे निकलेगी बोलिए बेटा। हाँ बिल्कुल वैसे ही, जैसे चाहे इसी फॉर्मूले पर रख लिए उस तरह के फॉर्मूले, जैसे H प्लस बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस pH, ये होता है बेटा फॉर्मूला। ठीक है, तो H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस pH, तो ये H प्लस की वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस, अगर इसको यहाँ रख दें तो 10 की पावर माइनस 9, और pH सॉरी ये कितना है 10 की पावर माइनस pH, 10 और 10 बेस हो गया, तो pH बराबर कितना आ गया बेटा 9, यानी pH की वैल्यू कितनी आ गई 9। कोई डाउट इसमें? ठीक है बेटा, तो अब इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन करके देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे नेक्स्ट लेक्चर में पुटअप कर लीजिएगा, या आपको कोई प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।